हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा को पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी द कोल्ड वॉर एरा, वो हमें हमारी पॉलिटिकल साइंस की पूरी बुक का एक बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही कंटेम्प्रेरी एरा की शुरुआत मानी जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो अब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कोल्ड वॉर था क्या। तो कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जो कि लड़ा गया था बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। यह वॉर दो आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ा गया था जो कि थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1945 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अलाइड फोर्सेस यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्हें यूएस लेड कर रहा था, उन्होंने डिफीट कर दिया था एक्सिस पावर को जो कि थे जर्मनी, इटली और जापान। जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे मेजर पावर्स इंक्लूडेड थे एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्प्रेडेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, नाउ म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स और सिविलियन प्रॉपर्टी अनडिजायरेबल आउटकम देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी तरह से दुनिया को हिला के रख दिया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड ही बिगिनिंग थी कोल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है जब यूनाइटेड स्टेट्स दो एटॉमिक बॉम्ब्स को जापानी सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में गिरा देता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। और वो दो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं लिटिल बॉय, जिसे हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 पर गिराया गया था, और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब है फैटमैन, जिसे नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर गिराया गया था। क्रिटिक्स का मानना है कि जापान पर बॉम्ब गिराने से पहले यूएस को ये बात पता थी कि जापान जल्द ही सरेंडर करने वाला है, और यह जानने के बाद भी जापान पर बॉम्ब गिराना एक अननेसेसरी स्टेप है। क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि यूएस का जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के पीछे का मेन रीज़न यह था कि वो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर, और यह जताना चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट ही सुप्रीम है। यूएस सपोर्टर्स यह आर्ग्यू करते हैं कि जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराना एक नेसेसरी स्टेप था टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स। अब अमेरिका इस स्टेप के पीछे चाहे कोई भी मोटिव हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद हमें दो सुपर पावर्स का ग्लोबल स्टेज पे एमर्जेंस देखने को मिलता है, जो कि है यूएसए और यूएसएसआर। जर्मनी और जापान की डिफीट के बाद और यूरोप की तबाही के बाद वर्ल्ड के कुछ और पार्ट्स को वर्ल्ड वॉर की वजह से तहस नहस करने के बाद यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन एक ग्रेटेस्ट पावर के रूप में इमर्ज होते हैं विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनी इवेंट एनीवेयर ऑन अर्थ। कोल्ड वॉर एक आउटकम है ऑफ द emergence of the US and the USSR as two superpowers rival to each other। यह दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते थे, और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर होता है तो उससे होने वाला डिस्ट्रक्शन इन दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और इसी की वजह से ये दोनों सुपर पावर्स वॉर में एंगेज होने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती तो दोनों ही साइड इतनी बुरी तरह से हार्म होती कि ये इम्पॉसिबल हो जाता डिक्लेयर करना कि कौन सी साइड विनर है और कौन सी साइड लूजर। अगर इनमें से कोई एक साइड भी अटैक करने की कोशिश करती या डिसेबल करने की कोशिश करती न्यूक्लियर वेपन्स को इनके राइवल के, तो अपोजिट साइड पर तो भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स बच जाते कि वो एक अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन को प्रमोट कर सकते थे। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस का। इस सिनेरियो में दोनों ही साइड्स के पास इक्वल कैपेसिटी है to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर, जो कि एक इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी था बिटवीन द ग्रेट पावर्स, एक कोल्ड वॉर ही बन के रह गया और एक हॉट वॉर में या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इस डेटरेंस यानी लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने वॉर को तो प्रिवेंट कर लिया, लेकिन पावर राइवलरी को वो प्रिवेंट नहीं कर पाया। यह दोनों सुपर पावर्स और इन दो सुपर पावर्स के अंदर जिन कंट्रीज़ ने एज अ राइवल ब्लॉक पार्टिसिपेट किया था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो
एक रैशनल और एक रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करे। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स। जब इन ब्लॉक्स को सुपर पावर लेड करते हैं और वो एक डेटरेंस रिलेशनशिप में होती है, तो उस समय वॉर्स में एंगेज होने से एक मैसिव डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ सकता है। यह उन टू सुपर पावर एलाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनदर वर्ल्ड वॉर के रिस्क को अवॉइड करे। अब हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के लीडर इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि कहीं यूएसए क्यूबा में चल रहे कम्युनिस्ट रूल को इन्वेट ना कर दे और कहीं ओवरथ्रो न कर दे फिडेल कास्ट्रो को, जो कि क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। क्यूबा उस टाइम पर एक अलाय हुआ करता था सोवियत यूनियन का, और उसको दोनों ही डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिलती रहती थी सोवियत यूनियन से। निकिता क्रुश्चेव, जो कि लीडर थे सोवियत यूनियन के, वो डिसाइड करते हैं टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस इन द ईयर 1962, और इसके बाद वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस कर देते हैं क्यूबा के अंदर। ऐसा यूएसए के साथ पहली बार हुआ था यूएसए के इतने पास किसी देश में वेपन्स का इंस्टॉलेशन हुआ हो, और यूएस के इतने पास रशियन बेस का होना जिसमें कि न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस थी, यूएस को एक्सपोज करता है टू अ अंडर फायर फ्रॉम अ क्लोज रेंज। और इसी की वजह से यूएस के कुछ बेसिस और सिटीज़ की क्वांटिटी डबल हो गई थी जिन्हें यूएसएसआर से खतरा हो सकता था। सोवियत यूनियन के क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स के प्लेस करने के 3 हफ्ते बाद अमेरिकन को इस बारे में पता चलता है। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर्स अनविलिंगनेस प्रेजेंट करते हैं टू डू एनीथिंग दैट माइट लेड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। पर वो एट द सेम टाइम ये भी चाहते थे कि निकिता क्रुश्चेव जो है वो क्यूबा में से अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स को रिमूव कर ले। कैनेडी अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर करते हैं कि वो सोवियत शिप्स को क्यूबा जाने से रोके और उन्हें इंटरफेयर करे एज अ वे ऑफ वार्निंग अबाउट हिज सीरियसनेस। और यूएसए और यूएसएसआर के इसी क्लैश को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया जाता है। इस छोटे से क्लैश ने पूरे वर्ल्ड को एक टाइम पर नर्वस कर दिया था, क्योंकि अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होता तो वो कोई ऑर्डिनरी वॉर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। बाद में हम यह देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज वॉर को अवॉइड करती है और सोवियत शिप्स धीरे धीरे वापस से मुड़ जाती है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक सीरीज ऑफ टेंशन और कन्फ्रंटेशन थी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, जिन्हें उनके रिस्पेक्टिव अलाइज पीछे से बैक सपोर्ट दे रहे थे। हालांकि ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हॉट वॉर को हम सब जानते हैं कि वो एक फुल स्केल वॉर होती है बिटवीन द कंट्रीज और पावर्स। हालांकि ये टू सुपर पावर्स तो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन इनके रिस्पेक्टिव अलाइज को कुछ रीजन्स में वॉरफेयर को फेस करना पड़ा था, क्योंकि यह दोनों ही अलाइज अपोजिंग आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। बट एट लास्ट द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वॉर। कोल्ड वॉर सिंपली एक पावर राइवलरीज, मिलिट्री अलायंसेस या बैलेंस ऑफ पावर का मैटर नहीं था, बल्कि उसमें रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्लूडेड थे, which was over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. वेस्टर्न अलायंस जिसको यूएस सपोर्ट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को। वहीं ईस्टर्न अलायंस जिसको सोवियत यूनियन हेड करता था, वो कमिटेड था टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड द कम्युनिज्म।